यूनियन स्टेट रिलेशन को। और कल हम लोगों ने संघ राज्य संबंधों में संघ राज्य विधायी संबंध और संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की थी। किस तरीके से संसद को और राज्य विधानमंडलों को अलग अलग विषयों पर विधि निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय पर किस तरीके से अलग अलग कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त संसद किस तरीके से राज्य सूची के विषय पर आवश्यकता के अनुसार विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, इन सारी बातों को हम लोगों ने समझा। इसके अलावा किस तरीके से भारत सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है राज्यों की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रयोग करने में, हम लोगों ने इस बारे में भी चर्चा की थी। इसी क्रम में हम लोगों ने विवाद निवारण यंत्र पढ़ना शुरू किया था कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच अगर विवाद हो तो दो प्रावधान किए गए हैं। एक तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटान का प्रावधान किया गया है जो आर्टिकल 262 में है। हम लोगों ने पढ़ा कि एक अधिकरण बना करके, एक ट्रिब्यूनल बना करके ऐसे विवाद का समाधान पार्लियामेंट करती है। इसके लिए 1956 में कानून बनाया गया है, उस कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था लागू की जाती है। एक तो प्रावधान हम लोगों ने ये पढ़े। इसके बाद फिर दूसरा प्रावधान था अंतर्राज्यीय परिषद का, इंटर स्टेट काउंसिल का। तो इंटर स्टेट काउंसिल को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। क्यों किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान? इसका मुख्य कार्य है कि राज्यों के मध्य समन्वय की स्थापना करना, सभी राज्यों के बीच समन्वय की स्थापना की जाए, सहयोग और सामंजस्य की स्थापना की जाए, और जो विवाद के बिंदु हैं उन विवाद के बिंदुओं को चिन्हित किया जाए और उनका समाधान किया जाए। तो जो विवाद के बिंदु हैं राज्यों के बीच, उन विवाद के बिंदुओं को पहचानना, उनके समाधान करते हुए राज्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना, इसको समन्वय कहते हैं, समन्वय कहते हैं। दूसरी बात, संघ और एवं राज्य के सामान्य हित के विषय पर विचार करना। जिन विषयों पर भारत सरकार और राज्य सरकारों के एक जैसे हित हैं, सामान्य हित हैं, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के जिन विषयों पर सामान्य हित हैं, समान हित हैं, उन सामान्य हितों, समान हितों के विषयों पर विचार करना और किसी निष्कर्ष तक पहुंचना कि कैसे कार्य करना है, क्या करना है। और तीसरा, नीति एवं कार्यवाही के विषय में, नीति एवं कार्यवाही के मध्य समन्वय, हेतु सुझाव। सरकार नीतियां बनाती है, जैसे स्वास्थ्य नीति बनाई गई, शिक्षा नीति बनाई गई, तमाम नीतियां हैं, सरकार नीतियों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है। अब इन नीतियों को लागू करना है, यानी इन नीतियों के आधार पर कार्यवाही करनी है। जैसे नई शिक्षा नीति में कहा गया कि भाई प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए, तो अब मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही करनी होगी ना, कदम उठाने होंगे। तो जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों को कैसे लागू किया जा रहा है, नीतियों के आधार पर क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं, इनके बीच तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीतियां कुछ कहें और कार्य कुछ हो रहा है, हो ही रहा है। आप देखो ज़्यादातर बड़े शहरों में, और अब तो हर शहर में प्रचलन हो गया है कि जो बेसिक एजुकेशन है बच्चों की, जो मूलभूत शिक्षा है, वो मातृभाषा में दी ही नहीं जा रही है। जो क्रेच बच्चों के पालने के लिए छोटे छोटे क्रेच खोले गए हैं, इसके अलावा जो प्ले ग्रुप के स्कूल हैं, यानी जहाँ से फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, जो प्ले ग्रुप के स्कूल हैं, इसके अलावा जो फॉर्मल एजुकेशन जहाँ से नर्सरी केजी इस तरीके की पढ़ाई की शुरुआत होती है, वहाँ आज जो शिक्षा देने का माध्यम है वो इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। बच्चे को बताया जाता है, देखो देखो बच्चे, ये बर्ड है, चिड़िया नहीं है, बर्ड है। ये काऊ है, गाय नहीं है, काऊ है। अब बच्चा बहुत दिनों तक समझ नहीं पाता कि गाय है, गाय और काऊ में कोई डिफरेंस है, या गाय और काऊ एक ही चीज़ है। घर वाले बोलेंगे गाय आ गई, तो बच्चा कहेगा नहीं काऊ है, गाय आप लोग गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे सिखाया नहीं जा रहा है। तो और ये जो चलन है, ये जो प्रचलन है, ये लगभग पूरे देश में आप देख सकते हैं। कुछ एक दूर दराज के क्षेत्रों में आप जाने दीजिए, लेकिन इसके अलावा ये चलन आपको हर जगह दिखलाई पड़ेगा। तो काहे की शिक्षा नीति? जब आप उस शिक्षा नीति को लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तो काहे बात की शिक्षा नीति? किस बात के लिए बनाई गई है? इसका क्या प्रयोजन है? बस केवल दिखावटी है, कागजों में लिखने के लिए है कि भारत प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आर्टिकल 350 ये कहता है। तो केवल हम आर्टिकल 350 को दिखाने के लिए, उसको लागू करने के लिए हम दिखावा कर रहे हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए। जो नीतियां बनाई गई उसको व्यवहार में लागू करने के लिए कदम उठाए जाए, तो इसके लिए भी सुझाव अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से आएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जटिलताएं हो सकती हैं। तो कैसे उनको दूर करके व्यवस्था की जाए, और कैसे इस तरीके से अंतर्राज्यीय परिषद का जो मूल भाव है, उसकी जो मूल भावना है, वह इस बात पर फोकस करती है कि राज्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य बना रहना चाहिए, और भारत सरकार और राज्यों के बीच, राज्य सरकारों के बीच सहयोग और सामंजस्य बना रहना चाहिए। इसका मुख्य पर्पज यही है। इसलिए जो विवाद के बिंदु हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके समाधान के लिए प्रयत्न किए जाए, ये इसका कार्य है। अब इसकी संरचना कैसे बनती है, इसका गठन कैसे होता है? अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में इस बारे में लिखा गया, लेकिन हमारी पहली ही सरकार ने इस प्रावधान को नहीं लागू किया। 1950 से 1990 तक गठन नहीं किया गया। हमने आपको क्लास में पहले ही बताया
कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण किया तो संविधान सभा में बैठ करके उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन जब उन्हीं में से कुछ लोगों को सरकार चलाने का अवसर मिला, वे सरकारी पदों पर आसीन हुए, प्रधानमंत्री, मंत्री, तमाम पदों पर बैठे, तो संविधान के समस्त प्रावधानों को लागू करने के लिए उन्होंने वो प्रतिबद्धता प्रकट नहीं की जो प्रतिबद्धता उन्होंने संविधान बनाते समय संविधान सभा में बैठ करके प्रकट की थी। संविधान सभा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती थी, जब सरकार चलने लगी तो वोट बैंक हिताय वोट बैंक सुखाय की बात होने लगी। 1950 से 1990 तक आर्टिकल 263 को लागू ही नहीं किया गया, कभी लागू ही नहीं किया गया, इसका कभी कोई गठन ही नहीं हुआ। पहली बार सरकारिया आयोग ने सिफारिश की 1983, बताया मैंने आपको, सरकारिया आयोग संघ राज्य संबंधों पर बनाया गया आयोग था, और इसी आयोग की सिफारिश पर संघ राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कुछ कदम उठाए गए हैं, ज्यादा कदम तो नहीं उठाए गए, कुछ कुछ कदम उठाए गए। तो सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि भाई आर्टिकल 263 में इतना अच्छा प्रावधान है, इसको लागू किया जाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, जब सरकारिया आयोग ने सिफारिश की, तब सर्वप्रथम 1990 में गठन हुआ। पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का निर्णय लिया गया, संविधान लागू होने के 40 साल बाद। 40 साल बाद सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशन पर, जो संघ राज्य संबंधों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए बनाया गया आयोग था, उसकी सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया कि भाई अंतर्राज्यीय परिषद गठित की जाएगी। तो फिर अंतर्राज्यीय परिषद पहली बार गठित की गई तो उसकी संरचना बनाई गई कि एक अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होगा, जो सदस्य होते हैं वो संघ के 6 कैबिनेट मंत्री होंगे, हालांकि इसकी संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है, लेकिन संघ के 6 कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके प्रशासक या चीफ मिनिस्टर जो भी हों, अगर जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर भाग लेगा, पुडुचेरी में चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर भाग लेगा, जहां नहीं है जैसे अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, इन सब में चीफ मिनिस्टर नहीं है तो इनके जो प्रशासक हैं वो प्रशासक भाग लेंगे। तो इस तरीके से अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान किया गया। इसका एक सचिवालय बनाया गया जिससे अंतर्राज्यीय परिषद प्रभावी तरीके से कार्य कर सके, नई दिल्ली में बनाया गया है, और ये अंतर्राज्यीय परिषद के लिए और क्षेत्रीय परिषदों के लिए, दोनों के लिए सचिवालय का कार्य करता है। बैठक का प्रावधान किया गया कि कब बैठक होगी, प्रतिवर्ष 3 बैठक होगी, हर साल 3 बार अंतर्राज्यीय परिषद को मिलना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक आयोजित होनी चाहिए, ये प्रावधान किया गया। लेकिन अब अगर व्यवहार में हम लोग देखें अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों के विषय में, तो व्यवहार में हमें ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता। इसका जो बैठकें आयोजित नहीं होती। तो अंतर्राज्यीय परिषद को लेकर के सरकारों का रवैया कितना लापरवाह रहा है, कोई भी सरकार रही हो। शुरुआती दौर में तो 40 साल तक इसे बनाया ही नहीं गया, संविधान के इस प्रावधान को लागू ही नहीं किया गया। जब 40 साल बाद इसे गठित किया गया, बनाया गया, तो यह कहा गया कि भाई हर साल 3 बार अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें बुलाई जाएंगी, मिलेंगे सब। लेकिन अब हर साल 3 बैठकें जाने दीजिए, एक बैठक हो जाए बहुत बड़ी बात है। 5-5 साल में, 6-6 साल में एक बैठक आयोजित होती है। अब तक केवल 1 दर्जन बैठकें आयोजित हुई हैं, लगभग 12 बैठकों का आयोजन अब तक हुआ है। 1990 से लेकर के और 2014 चल रहा है, आधा बीत गया, तो लगभग 33 साल बीत चुके हैं, और इन 33 सालों में 33 बार भी बैठक नहीं हुई, यानी लगभग 100 बार बैठक हो जानी चाहिए थी अब तक। इस हिसाब से अब तक 100 बार बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल और केवल 12 बैठकों का आयोजन हुआ है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारों ने अंतर्राज्यीय परिषद के प्रति कितनी संवेदनशीलता दिखाई है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जिन प्रावधानों का वर्णन करता है वे प्रावधान हमारे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए बनाए गए हैं। अगर ऐसी दशा में सरकारें इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगी, लापरवाही दिखाएंगी, तो फिर संविधान का बेहतर कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। तो चाहे कोई भी सरकार हो, वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकारें रही हो, सरकारों का ये रवैया, ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। सामान्यतः सरकारें ये तर्क देती हैं कि जब हम अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें बुलाते हैं तो राज्य सरकारें नहीं आती हैं। जैसे मुख्यमंत्री को आना चाहिए, तो मुख्यमंत्री बैठकों में भाग लेने नहीं आते। जैसे अभी उदाहरण के लिए नीति आयोग की बैठक अभी बुलाई गई पिछले महीने, तो जब पिछले महीने नीति आयोग की बैठक बुलाई गई, तो जिन राज्यों में केंद्र में शासन करने वाले दल के विपरीत दलों की सरकारें हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठकों में आने से मना कर दिया। केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आई थी, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया, पार्टिसिपेट करने नहीं आया। ऐसे ही सरकारें आरोप लगाती हैं कि जब जब भी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें बुलाई जाती हैं, तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों में राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेने नहीं आते, वो कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं और किसी न किसी बहाने के माध्यम से वे आने से बचना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की प्रवृत्तियां अपनाई जाएंगी, अगर इस तरीके का ट्रेंड अपनाया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। अब अंतर्राज्यीय परिषद के बाद हम लोग, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, 2 संबंधों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग वित्तीय संबंधों की चर्चा करने जा रहे हैं, या भाग 12, क्योंकि वित्तीय संबंध का कोई हेडिंग तो है नहीं, तो हम भी वित्तीय संबंधों की हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन
भाग 12 में जो जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 264 से भाग 12 शुरू है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केवल उनकी चर्चा हम लोग कर ले रहे हैं। आर्टिकल 265 कहता है कि संसद के प्राधिकार के बिना, संसद के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही वसूला जाएगा। इसका मतलब है कि टैक्सेशन का जो राइट है हमारे देश में पार्लियामेंट को है। जब तक पार्लियामेंट, वही वित्त विधेयक हम लोगों ने जब बजट पारित करने की प्रक्रिया पढ़ी है, तो बजट पारित करने की प्रक्रिया में वित्त विधेयक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो वित्त विधेयक में हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन से नए कर लगाए जाएंगे, सरकार की इनकम कहां से होगी, इन सारी बातों को लेकर के वित्त विधेयक बनाया जाता है। तो वित्त विधेयक हमेशा एक साधारण विधेयक की तरीके से पारित होता है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है। तो संसद के प्राधिकार के बिना, अथॉरिटी के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न वसूला जा सकता है। इसको कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसको कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। यह कॉन्सेप्ट नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का सिद्धांत कहलाता है। आर्टिकल 265। इसके बाद दो आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267। क्या था आर्टिकल 266? आर्टिकल 266 संघ और राज्यों की संचित निधि है। संघ एवं राज्य की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है और लोक लेखा है। दो चीजों के बारे में ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो भारत सरकार की तीन निधियों की हम लोगों ने चर्चा की थी, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड। तो ये आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। और आर्टिकल 267 में संघ और राज्य की आकस्मिक निधि है। संचित निधि किसके संरक्षण में होती है? संसद के संरक्षण में। लोक लेखा किसके संरक्षण में होती है? वित्त मंत्रालय के संरक्षण में। और आकस्मिक निधि किसके संरक्षण में होती है? संघ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति और राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल। इसी तरीके से संघ की संचित निधि संसद के संरक्षण में और राज्य की संचित निधि राज्यों के विधानमंडल के संरक्षण में होती है। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो संचित निधि विधायी नियंत्रण में के अधीन होती है, विधायी नियंत्रण के अधीन होती है। आकस्मिक निधि कार्यपालिकीय नियंत्रण के अधीन होती है। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि संचित निधियां विधायी नियंत्रण के अधीन होती हैं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंतर्गत होती हैं, जबकि जो आकस्मिक निधियां हैं संघ और राज्य की, वो कार्यपालिकीय नियंत्रण के अधीन होती हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अधीन होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन्हें नियंत्रित करता है। आर्टिकल 275 संघ द्वारा राज्यों को सहायता एवं अनुदान देना। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केवल वही पढ़ रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 275 कहता है कि संघ सरकार राज्यों को सहायता और अनुदान देगी। कैसे देगी? उसके लिए आर्टिकल 280 में वित्त आयोग बनाया गया है। तो उससे पहले दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 279 ये है संघ या राज्य सरकार की शुद्ध आय, नेट इनकम की गणना। भारत सरकार या राज्य सरकारों की नेट इनकम क्या है, शुद्ध आय क्या है, यह नेट इनकम सरकारें खुद नहीं बता सकती कि हमारी इनकम इतनी है। अगर सरकारें बताएंगी तो वो गलत माना जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। कौन बताएगा कि सरकारों की शुद्ध आय कितनी है? ये सीएजी बताएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सीएजी सर्टिफाई करेगा, सीएजी प्रमाणित करेगा कि भारत की नेट इनकम कितनी है और राज्य सरकारों की नेट इनकम कितनी है, तभी इसे सही अर्थों में भारत सरकार और राज्य सरकार की इनकम माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 279A ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है माल एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद किस लिए बनाई जाती है? जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित, जीएसटी संबंधी विषयों पर निर्णय हेतु। किस पर जीएसटी लगाई जाएगी, कितनी लगाई जाएगी, कितनी नहीं लगाई जाएगी, क्या कम होगा, क्या घटेगा, इत्यादि। जैसे अभी जो भारत सरकार के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने वित्त मंत्री को एक लेटर लिख करके भेजा और उन्होंने कहा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर से जीएसटी हटा लीजिए। तो अभी जो जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई, 54वीं बैठक आयोजित हुई अभी 2 दिन पहले, तो जीएसटी परिषद की जो बैठक आयोजित की गई, उस बैठक में उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया गया कि जो सदस्य हैं जीएसटी काउंसिल के, और वे जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपनी सलाह देगा तो उसके आधार पर हम लोग फिर इस पर विचार करेंगे। तो जीएसटी संबंधी विषयों पर निर्णय लेने के लिए बनाया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का वित्त मंत्री होता है
और जो सदस्य होते हैं वो भारत के वित्त या आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं उनको बनाया जाता है। राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। और अगर यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र में अगर विधानसभा बनाई गई है, मंत्रिपरिषद बनाई गई है, तो इसके वित्त मंत्री भी बुलाए जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, तो दिल्ली और पुडुचेरी के वित्त मंत्री भी बुलाए जाते हैं। तो ये सब मिल बैठ करके हिस्सा लेते हैं और जीएसटी काउंसिल में यह डिसाइड किया जाता है कि देश में जीएसटी का स्वरूप क्या होना चाहिए। हमने आपको जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ाया था, सहकारी संघवाद पढ़ाया था, तो सहकारी संघवाद पढ़ाते समय हमने आपको बताया कि 99% से ज़्यादा अवसरों पर जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यह सहकारी संघवाद का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सर्वसम्मत से, बहुमत से नहीं। वैसे तो विषय बहुमत से डिसाइड होते हैं जिसमें राज्यों का प्रभार ज़्यादा है, लेकिन यहाँ निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, यानी एक भी राज्य ने विरोध नहीं किया है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनकर प्रकट हुआ है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो अगला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वो था वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, वित्त आयोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस भाग का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं इस भाग 12 में किसी आर्टिकल पर, तो आर्टिकल 280 पर पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो क्या कहता है आर्टिकल 280? आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है। क्यों बनाया गया है वित्त आयोग? क्यों बनाया जाएगा वित्त आयोग? वित्त आयोग का पर्पस होगा, क्यों बनाया जाएगा, इसका कार्य होगा, फिर भी संरचना लिखते हैं। इसका कार्य होगा राष्ट्रपति को सुझाव देना। राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए, सिफारिश करने के लिए, रिकमेंडेशन करने के लिए। किन किन विषयों पर राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए? पहली बात, संघ की आय का राज्यों के मध्य वितरण, बंटवारा करने के लिए। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास इनकम के सोर्स ज्यादा हैं, राज्य सरकारों के पास इनकम के सोर्स भारत सरकार की तुलना में कम है। इसलिए आर्टिकल 280 ये कहता है कि हर साल भारत सरकार जितना कमाती है उस कमाई का एक हिस्सा उसे सभी राज्यों में बांटना चाहिए। लेकिन अब सभी राज्यों में बांटना चाहिए तो उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य हैं और सिक्किम जैसे बहुत छोटे राज्य हैं, तो किसको कितना दिया जाए, किस राज्य को कितना दिया जाए, जिससे कि राज्य ये आरोप न लगाएं कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। तो इसके लिए संविधान एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है कि एक वित्त आयोग बनाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति को सुझाव देगा कि संघ की आय का, भारत सरकार की इनकम का राज्यों के बीच बंटवारा कैसे हो। जो सुझाव ये देगा, ये अपने अपने सुझाव के मानदंड तय करता रहता है और उस आधार पर जो रिकमेंडेशन करता है उसी आधार पर धनराशि का बंटवारा किया जाता है। दूसरा, संघ द्वारा राज्यों को सहायता एवं अनुदान देने हेतु भारत सरकार राज्यों को सहायता और अनुदान दे सकती है। तो जब भारत सरकार को राज्यों को सहायता और अनुदान देने का अधिकार दिया गया है, तो यह सहायता और अनुदान दिया कैसे जाएगा? किसी राज्यों की मदद कैसे करेगी भारत सरकार? यहां भी मनमानापन नहीं होना चाहिए, वरना पता चले कि जिस की सरकार केंद्र में है उसी दल की सरकार राज्य में है तो खूब सपोर्ट मिल रहा है, खूब सहायता मिल रही है, और जिस राज्य में दूसरे दल की सरकार है वहां कोई सहायता ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो सके इसके लिए व्यवस्था की गई कि भाई संघ के द्वारा राज्यों को कौन सी सहायता और अनुदान दिया जाएगा, इसके लिए भी सिफारिश वित्त आयोग करेगा और वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारत सरकार राज्यों को सहायता और अनुदान देती है, किस्त जारी करती रहती है बीच बीच में। अभी देखो हिमाचल प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि खूब फ्री में बांटा गया, फ्री की रेवड़ियां बांटी गई, पैसा खत्म हो गया, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं रहे। तो जब सरकारी कर्मचारियों ने हंगामा मचाया तो मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने पूछा कि भाई सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 5 तारीख को भारत सरकार हमको कुछ पैसा देने वाली है, किस्त देने वाली है। क्यों? ये सहायता अनुदान देती है ना, किस्तों में जाता रहता है राज्यों के पास पैसा भारत सरकार से, भारत की संचित निधि से। तो उन्होंने कहा कि अभी भारत सरकार से कुछ पैसा आने वाला है हमारे पास, जो पैसा आएगा उसी में से हम सैलरी बांटेंगे। लेकिन जो पैसा आता है वो तो डेवलपमेंट के पर्पज से आता है। अगर वो इन कार्यों में खर्च होगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा और आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी? राज्यों को इस दिशा में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का कल्चर चल पड़ा है, इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप दीजिए, मना नहीं है कि आप दे रहे हैं तो अवश्य दीजिए, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं और जरूरत भी है कहीं कहीं लोगों को। तो भोजन देना हो, फ्री बिजली देनी हो, फ्री पानी देना हो, निसंदेह समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर दिया जाए तो बहुत गलत नहीं होगा, उनकी आवश्यकता है। लेकिन सबको दिया जाए ये तो आवश्यक नहीं है, ये तो गलत बात है। तो इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन वोट बैंक के कारण जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, घर में आधा आधा दर्जन, एक एक दर्जन एसी लगे हुए हैं, वो भी फ्री बिजली का लाभ उठा रहे हैं कि भाई इतनी यूनिट बिजली उनको भी फ्री मिलेगी। ये चीज़ें तो गलत है। तो 2 बातें कि भारत सरकार की आय को राज्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा, भारत सरकार की जो इनकम है उसमें से राज्यों को कैसे सहायता अनुदान दिया जाएगा, उसके बारे में सिफारिश करेगा। अब जो 2 बातें मैं बताने जा रहा हूं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, उन्हें बाद में जोड़ा गया है।
पहले मैं समझाता हूं फिर लिखता हूं आपको। ये जो प्रावधान जोड़ा गया ये 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि वित्त आयोग की यह जिम्मेदारी है कि राज्यों की संचित निधि को मजबूत बनाने के उपाय की सिफारिश करे। हर राज्य की अपनी संचित निधि है, तो राज्यों की संचित निधि मजबूत कैसे हो इसके बारे में वित्त आयोग सिफारिश करे, लेकिन लेकिन एक विशेष पर्पज से, बस बाकी नहीं। बाकी तो राज्य की संचित निधि राज्य के नियंत्रण में है, वरना राज्य कहेगा कि हमारे ऊपर हस्तक्षेप हो रहा है। तो केवल एक पर्पज है, वो पर्पज क्या है कि जब राज्य की संचित निधि मजबूत होगी तो उससे पंचायतों को ज्यादा पैसा जाएगा, नगर पालिकाओं को ज्यादा पैसा जाएगा, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, तो जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारा शहरी क्षेत्र है वो विकसित होगा, और जब वो विकसित होगा तो पूरा देश विकसित हो जाएगा। गांव भारत की आत्मा है, उनका विकास होगा। इसलिए पंचायतों को पैसा चाहिए। पंचायतों को पैसा कहां से जाएगा? पंचायतों को पैसा जाता है राज्य की संचित निधि से। ध्यान से सुनना, पंचायतों को पैसा जाता है राज्य की संचित निधि से, नगर पालिकाओं को पैसा जाता है राज्य की संचित निधि से। किस आधार पर देती हैं? इसके लिए राज्यों में वित्त आयोग बनाया गया है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y, इन दोनों छेदों के अंतर्गत। तो राज्यों में अलग वित्त आयोग बनाया जाता है, राज्यपाल बनाता है। वो वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्य की सरकार राज्य की संचित निधि से कितना पैसा पंचायतों को देगी, कितना पैसा नगर पालिकाओं को देगी। लेकिन राज्य की सरकार राज्य की संचित निधि से पंचायतों और नगर पालिकाओं को पैसा तभी देगी जब उसके पास पैसा होगा ना, तभी तो। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, हम उससे अपेक्षा करेंगे कि वो पंचायतों को पैसा देगा। जिसके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे न बचे हो महीने में, वो पंचायत और नगर पालिका को पैसा कहां से देगा? तो अगर हम पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, बनाना पड़ेगा, तभी भारत विकसित होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा? राज्य की संचित निधि देगी। तो इसके लिए राज्य की संचित निधि को मजबूत बनाने के उपाय बताने होंगे। ये उपाय कौन बताएगा? ये वाला वित्त आयोग बताएगा, ये वाला वित्त आयोग बताएगा। इसी बात को जो मैंने अभी समझाया वो यहां पर लिखा गया कि राज्यों के वित्त आयोगों, क्योंकि हर राज्य में वित्त आयोग होगा, राज्यों के वित्त आयोगों ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो सिफारिशें दी हैं, राज्यों को दी हैं, राज्य के राज्यपालों को जो सिफारिशें दी हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए राज्य की संचित निधि को मजबूत बनाने की सिफारिश करना। वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई, ये बात यहां लिखी गई कि राज्यों के वित्त आयोगों ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जिन उपायों की सिफारिश की है, उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य की संचित निधि कैसे मजबूत बनाई जाए, इसके लिए उपायों की सिफारिश करना। यह प्रावधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यह 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया। 73rd अमेंडमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा एक प्रावधान और जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं के लिए जोड़ा गया। सब कुछ वैसा ही है, बस यहां जो हम लोगों ने पंचायत लिखा है इसकी जगह नगर पालिका हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो राज्यों के वित्त आयोगों ने बस अब यहां पर पंचायतों की जगह नगर पालिका हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। नगर पालिकाओं की, इसके बाद पंचायत और नगर पालिका ही पढ़ेंगे हम लोग। राज्यों के वित्त आयोगों ने नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो सिफारिशें दी हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए राज्य की संचित निधि को मजबूत बनाने की सिफारिश करना। बिल्कुल सिमिलर है, बस ये पंचायतों के लिए है, ये नगर पालिकाओं के लिए। और अंतिम बात, राष्ट्रपति जो विषय सौंपे, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषय। राष्ट्रपति जो विषय सौंपे उस विषय पर सिफारिश देना। राष्ट्रपति ने जो विषय सौंपा है उस विषय पर सिफारिश देना। तो ये वित्त आयोग के कार्य हैं। इस पर्पस के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कैसे किया जाता है वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5 वर्ष या उससे पूर्व हर 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, यानी 5 साल पूरा होने से पहले कर देता है। जैसे वर्तमान समय में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके पहले 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी सिफारिशें दी हैं। 5 साल के लिए उसकी सिफारिशें मान्य रहती हैं। अब वो 5 साल बीतने से पहले 16वें वित्त आयोग की सिफारिश आ जाएगी, जिससे अगले 5 साल के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू किया जा सके। फिर 16वें वित्त आयोग का समय पूरा होने से पहले ही 17वां वित्त आयोग बन जाएगा, जिससे कि वो अगले 5 साल के लिए सिफारिश कर सके। इस तरीके से हर अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता रहता है। हालांकि 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन 5-5 साल के लिए यह व्यवस्था निर्मित की जाती है। संरचना कैसे होती है?
एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। योग्यता क्या होती है इन सबकी? योग्यता के लिए संसद ने वित्त आयोग अधिनियम बनाया है। इस वित्त आयोग अधिनियम के अनुसार योग्यता तय की गई है अलग अलग। जो अध्यक्ष है, इसके अलावा मेंबर 1 यानी पहला सदस्य, मेंबर 2, मेंबर 3 और मेंबर 4, 4 मेंबर हैं, 4 सदस्य हैं, तो सबकी अलग अलग योग्यता होगी। अध्यक्ष वह व्यक्ति बनाया जाएगा जिसे सार्वजनिक मामलों का ज्ञान और अनुभव। पब्लिक अफेयर्स लोक महत्व के मामले हैं, तो जिन्हें पब्लिक अफेयर्स का, लोक महत्व के मामलों का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। पहला सदस्य वो होगा जिसके पास न्यायिक योग्यता हो, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो या बनने के योग्य हो। तो जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य है या हाईकोर्ट का जज है या रहा है, उसे पहला सदस्य बनाया जाएगा। दूसरा सदस्य वो होगा जिसे सरकार के वित्त एवं लेखों का अनुभव हो। इसका मतलब है सरकारी हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, सरकारी फंड का उपयोग कैसे किया जाता है, सरकारी हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, इस सबका अनुभव होना चाहिए। तीसरा सदस्य वो होगा जिसे वित्तीय प्रशासन का अनुभव हो, प्रशासन का अनुभव हो। तो एक व्यक्ति तो वो होगा जिसको वित्त की जानकारी हो, लेखों की जानकारी हो, अकाउंट की जानकारी हो, हिसाब किताब की जानकारी हो। लेकिन एक सदस्य वो होगा जिसको वित्तीय मामलों का प्रशासन कैसे चलता है, वित्तीय मामलों का प्रबंध कैसे किया जाता है, इस बात का अनुभव होना चाहिए। और चौथा सदस्य वो होगा जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र विषय है, उसे अर्थशास्त्र विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। तो ये ऐसे 4 सदस्यों को और एक अध्यक्ष को वित्त आयोग में नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। रिपोर्ट आर्टिकल 281 राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। संसद में रखवाने का मतलब संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ये वित्त आयोग के विषय में चर्चा है, वित्त आयोग के विषय में प्रावधान है। अब कैसा काम किया है वित्त आयोग ने? निश्चित रूप से अपने गठन के बाद से वित्त आयोग ने हमारे देश में प्रभावी भूमिका निभाई है वित्तीय सहयोग की स्थापना करने में। यह कहा जाता है कि वित्त आयोग ने हमारे देश में वित्तीय संघवाद, फाइनेंशियल फेडरलिज्म, या कहते हैं राजकोषीय संघवाद, फिजिकल फेडरलिज्म की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका अर्थ यह है कि संघवाद है जहां भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक संबंध बना रहे और यह संबंध सहयोग पर आधारित हो। निश्चित रूप से वित्त आयोग ने वित्तीय क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य टकराव उत्पन्न होने से रोका है, और दूसरे शब्दों में कहें तो वित्तीय क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात बिल्कुल सच है कि भारत सरकार के पास वित्त के आकर्षक स्रोत हैं। भारत सरकार की इनकम राज्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, इसलिए राज्य संघ सरकार पर कुछ संदर्भों में, कुछ अर्थों में निर्भर रहते हैं। लेकिन इस निर्भरता में राजनीतिक आधार पर भेदभाव न हो, राज्यों को संसाधन देने में, सहायता देने में मनमानापन न हो, इन सारी बातों, ऐसी अव्यवस्थाओं को समाप्त करने में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग के रूप में इसने सदैव निष्पक्ष भूमिका निभाई है। समय समय पर वित्त आयोग ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया तय किए हैं राज्यों से बातचीत करके, और उस क्राइटेरिया के आधार पर सभी राज्यों के बीच धनराशियों के बंटवारे की सिफारिश की है और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से सहमत रहे हैं। अच्छी बात यह है। विगत वर्षों में वित्त आयोग की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी यदाकदा दी गई हैं। जैसे पैसे के बंटवारे की सिफारिश तो करता ही है, वित्त आयोग से कहा गया कि भाई आंतरिक सुरक्षा के बारे में, सीमा सुरक्षा के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, इन सब के बारे में भी सिफारिशें करें। तो वित्त आयोग से इन सब के बारे में भी सिफारिशें करने के लिए यदाकदा कहा गया है, जैसे 15वें वित्त आयोग को कहा गया था, और 15वें वित्त आयोग ने इन सब बारे में सिफारिशें की हैं। 16वें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन के बारे में सिफारिशें करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपदाओं का प्रबंधन करना हमारे लिए जटिलता से युक्त है। इस समय देखो चारों तरफ बारिश हो रही है, तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, कहीं सूखा, कोई क्षेत्र सूखे से परेशान है। तो वित्त आयोग ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। तो लिख लो, समीक्षा लिखो, हेडिंग लिखो समीक्षा। वित्त आयोग की भूमिका में मेन में भी आते हैं वित्त आयोग से लिखने के लिए। लिखो, अपने गठन के बाद से
वित्त आयोग ने देश में वित्तीय क्षेत्र में संघ एवं राज्यों के मध्य सहयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार देश में यह वित्तीय संघवाद फाइनेंशियल फेडरलिज्म या राजकोषीय संघवाद भी कहते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म, वित्तीय संघवाद या राजकोषीय संघवाद, फाइनेंशियल फेडरलिज्म या फिस्कल फेडरलिज्म की स्थापना में सहायक रहा है। वित्त आयोग की प्रभावी भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसे यदाकदा कभी-कभी अन्य विषय भी सौंपे गए हैं और इसने महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। जैसे 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्यों का दर्जा समाप्त करने की सिफारिश की थी। मान लिया सरकार ने 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्यों का दर्जा समाप्त करने की सिफारिश की थी। विशेष राज्य के दर्जा का आशय है, अब तक क्या होता था, हम पिछड़ा राज्य घोषित करते थे, विशेष राज्य घोषित करते थे, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता था। जो पैसा उनको दिया जाता था उनमें से वो 90% अपने पास रख लेते थे, केवल 10% उनको रिटर्न करना होता था। जबकि सामान्य तौर पर 30% राज्यों को रिटर्न करना होता है, 70% रख सकते हैं। तो इसलिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने लिए पिछड़ा घोषित करने की मांग करते रहे हैं। बिहार है, आंध्र प्रदेश है, इस तरीके से ये अक्सर आंदोलन करते रहे हैं इस बात को लेकर के। तो 14वें वित्त आयोग ने कहा यह गलत परंपरा है, इसको समाप्त करना चाहिए। उसी में लिखो 15वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर भी सिफारिशें दी हैं। इसने 2011 की जनगणना को आधार मानकर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह याद रखना प्री के लिए भी, 2011 की जनगणना को आधार मानकर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। 2011 पहले क्या होता था, जितने वित्त आयोग सिफारिशें देते थे वो 1971 की पॉपुलेशन को आधार मान करके सिफारिशें देते थे। लेकिन जो 15वां वित्त आयोग बनाया गया था उसको कहा गया कि अब जो डेटा बेस है वो चेंज कर दें और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मान करके सिफारिशें प्रस्तुत की जाएं। तो थोड़ा समय ज़्यादा लगा 15वें वेतन आयोग को सिफारिशें करने में, लेकिन ये अच्छी बात थी कि 15वें वित्त आयोग ने एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया और जो 2011 की जनगणना है उस जनगणना को आधार मानकर सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। तो ये वित्त आयोग के बारे में प्रावधान है। अब वित्त आयोग के बाद फाइनेंस कमीशन के बाद, वित्त आयोग के बाद हम लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, भाग 12 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आर्टिकल 280 पर ही दिखलाई पड़ेंगे। इसके बाद फिर आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार कहां से उधार ले सकती है? स्रोत देश के भीतर एवं बाहर से, कहीं से भी उधार ले सकती है भारत सरकार। देश के भीतर से भी उधार ले सकती है, देश के बाहर से भी उधार ले सकती है। उधार तो लेना ही पड़ता है, तभी तो ये सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, अन्यथा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर पाएंगे। मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? भाई उधार लेना है तो ये तो तय करना पड़ेगा कि कितना उधार लेना है, कितना अमाउंट लिया जा सकता है। तो ये संसद करती है। संसद तय करेगी कि कितना उधार लिया जा सकता है। ये संसद तय करेगी कि कितना उधार लिया जा सकता है। गारंटी, भाई उधार लोगे तो गारंटी भी देनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप बैंक से उधार लेने जाओ, तो अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक कहता है भाई लोन तो दे देंगे, लेकिन मान लो तुमने हमारा पैसा वापस नहीं किया, भाग गए तो, डिफॉल्टर हो गए तो कुछ श्योरिटी दो, गारंटी दो, तब हम लोन देंगे। तो आप कहते हैं भाई देखो ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है। तो बैंक क्या करता है, आपके मकान को, आपकी ज़मीन को बंधक रख लेता है, गिरवी रख लेता है, उसे श्योरिटी के रूप में रख लेता है और कहता है ठीक ले जाओ अब लोन। क्यों? क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो बैंक उस मकान को बेच करके, ज़मीन को बेच करके अपना लोन की धन की अदायगी करेगा। तो इसलिए लोन गिरवी रख लेता है।
बंधक रख लेता है और फिर लोन देता है। तो ऐसे ही जो शर्तें हैं वो हर जगह लागू होती हैं। जब भारत सरकार उधार लेगी तो भारत सरकार की बारोइंग में भी भारत सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी, श्योरिटी देनी पड़ेगी। तो भारत सरकार किस चीज की श्योरिटी देती है उधार लेने के लिए? भारत सरकार श्योरिटी देती है संचित निधि की। भारत की संचित निधि की श्योरिटी दी जाएगी और उस संचित निधि की श्योरिटी पर, गारंटी पर उधार मिलेगा। तो ये भारत सरकार उधार इस तरीके से ले सकती है। आर्टिकल 293 कहता है राज्य सरकारों द्वारा उधार लेना। कहां से ले सकती हैं? देश के भीतर से, स्रोत देश के भीतर से, मोटे तौर पर भारत सरकार से। किसी दूसरे राज्य सरकार से ले ही नहीं सकती। हर राज्य सरकारें रोना रोती रहती हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है। तो भारत सरकार से ही लोन ले सकती हैं। मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? कितना उधार लेना है ये मात्रा कौन तय करेगा? राज्य का विधानमंडल तय करेगा। सरकार नहीं तय करेगी, कार्यपालिका नहीं तय करती, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वहां नहीं तय करेगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं तय करेगा, राज्य विधानमंडल तय करेगा, निश्चित करेगा कि कितना उधार लेना है। इसको भी श्योरिटी देनी पड़ेगी, गारंटी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोन का नियम है, उधारी का नियम है। तो ये राज्य की संचित निधि की गारंटी देता है, राज्य की संचित निधि की श्योरिटी देता है, गारंटी देता है, और उस गारंटी के आधार पर उधार ले सकता है। लेकिन यहां पर एक बात और है, वो बात यह है कि शर्त भी लगाई जा सकती है। किससे उधार मांग रहे हैं? भारत सरकार से। जब भारत सरकार से उधार मांग रहे हैं तो भारत सरकार कुछ शर्तें भी लगा सकती है। शर्तों का मतलब क्या है? जैसे मान लो भारत सरकार से उधार मांगा तो भारत सरकार ने कहा कि अच्छा, पुराना वाला भी वो कौन देगा? जितना पुराना बकाया है, पुराना बकाया भी चुकाओ। राज्य कहेगा अरे दे दो, बहुत जरूरत है, समझ नहीं रहे हो, पुराना भी चुका देंगे, भी चुका देंगे, लेकिन दे तो दो ना पहले। तो फिर शर्तें लगाई जा सकती हैं कि चलो अच्छा ठीक है, इस शर्त पर हम तुम्हें दे रहे हैं। तो ये शर्त लगाएगा कौन? ये शर्त लगाएगा संसद। संसद के द्वारा शर्त लगाई जाएगी। संसद राज्यों को उधार देने के लिए, राज्यों को पैसा देने के लिए, उधारी बांटने के लिए कोई भी शर्त आरोपित कर सकती है और उस शर्त के आधार पर ही राज्यों को पैसा दिया जा सकता है। तो ये भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा उधारी है। अब इसके बाद फिर आर्टिकल 300A ये कहता है संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो आर्टिकल है ये जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा जोड़ा गया है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले नहीं था यहां। पहले कहां था? पहले मूल अधिकार में था। पहले यह आर्टिकल 31 में मूल अधिकार के रूप में वर्णित था। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको वहां से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए न्यायालय में मुकदमा किया जा सकता है, खूब मुकदमेबाजी की जा सकती है। और संपत्ति का अधिकार चूंकि फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसलिए जब भी सरकार लोगों की संपत्तियां ग्रहण करती थी, जिसको भूमि अधिग्रहण कहते हैं, भाई स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, सड़क बनाना है, रेलवे लाइन बिछानी है, सरकार को जमीन चाहिए ना, तभी तो होगा। सरकार जमीनें लेगी किससे? लोगों से लेगी। लोगों से जमीनें लेगी तो लोगों को मुआवजा देगी, तो इसको कहते हैं भूमि अधिग्रहण करना। तो सरकारें जब जमीन लेती थी लोगों की, इसके अलावा भूमि सुधार कार्यक्रम वगैरह लागू किए गए थे। सरकार जब जमीन लेती थी, लोग मुकदमेबाजी में चले जाते थे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार के पेंडिंग हो जाते थे। जो भूमि सुधार का कार्य था सरकार का, वो पेंडिंग रह जाता था। इसलिए ये सब बाधा ना बने, इसलिए ये तय किया गया कि भाई मूल अधिकार से इसको हटा ही देते हैं, इसको फंडामेंटल राइट से हटा ही देते हैं। तो मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया 1978 में, और इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब यह एक संवैधानिक अधिकार बन गया। अब यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, यानी संविधान में लिखा है इसलिए संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। मूल अधिकार अलग है, क्योंकि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कभी भी सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। एक तो ये अंतर आ गया। दूसरा बात, मूलाधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय से रिटों की मांग कर सकते हैं। रिट के बारे में हम लोग आगे बताएंगे आपको। संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय से रिटों की मांग नहीं कर सकते हैं। तो अंतर आ जाता है। तो इसलिए ये अब संवैधानिक अधिकार है। चूंकि संपत्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, हमारे पास जो संपत्तियां हैं, हम अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए कानून बनाया जाएगा। कि मान लो हमने कोई संपत्ति खरीदी तो उसको रजिस्ट्री कराना होगा, तो रजिस्ट्री के लिए कानून अलग है। संपत्ति का हम अपने नाम पर चढ़वाएंगे, भाई कि संपत्ति किसी दूसरे के नाम पर होगी ना, फिर हम उसे अपने नाम में करवाएंगे, तो इसको म्यूटेशन कहते हैं, संपत्ति का नामांतरण कहते हैं। हर चीज के लिए कानून बनाया गया है। उस संपत्ति का हम किस पर्पस के लिए उपयोग करेंगे। मान लो हमने संपत्ति ली है मकान बनाने के लिए, तो हम मकान बना सकते हैं वहां पर। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि हमने शहर में संपत्ति ली मकान बनाने के लिए, वहां खेती करने लगे, तो वो तो अलाउड नहीं होगा फिर, क्योंकि कृषि पर्पस के लिए जमीन अलग होगी और रिहाइश पर्पस के लिए अलग होगी। तो संपत्ति किस पर्पस के लिए ली गई है, उसका उपयोग उसी पर्पस से हो, कानून यह भी तय करेगा।
तो तमाम चीजें हैं। इसका मतलब है कि व्यवहार में संपत्ति का प्रयोग कैसे होगा, यह विधि द्वारा नियंत्रित होगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार भी कहते हैं। यह विधिक अधिकार भी है, लीगल राइट भी है, विधिक अधिकार भी है, यानी लीगल राइट भी है। क्यों लीगल राइट है? क्योंकि संपत्ति का प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित होता है। खरीदना, बेचना सब कानून के द्वारा नियंत्रित होता है। जो कानून बनाया गया है आपके राज्य में, आप उसी कानून के तहत संपत्तियां खरीद सकते हो, संपत्तियां बेच सकते हो। उस कानून का उल्लंघन करके आप नहीं कर सकते। तो संपत्ति का प्रयोग कानून के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इसको विधिक अधिकार भी कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं। तो अब ये मूलाधिकार नहीं है, अब ये संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार है आर्टिकल 300A में। इसके बाद एक और आर्टिकल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भाग 13 में है। भाग 13 कहता है व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। तो एक ही आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है और वह है आर्टिकल 301। बस यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता होगी। हमको पूरे देश में अधिकार है कि व्यापार करें, कारोबार करें, आए जाएं, समागम, आना जाना रहना। तो पूरे देश में यह आज़ादी है हर किसी को। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता पूरे देश में है। लेकिन इस स्वतंत्रता पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। निर्बंधन यानी रोक लगाई जा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यह रिस्ट्रिक्शन संसद लगा सकती है लोकहित में। अगर लोकहित में कोई प्रतिबंध लगाना है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर, तो रोक लगाई जा सकती है। कैसे रोक लगाई जा सकती है? जैसे कोविड था, तो कोविड के दौरान भाई आना जाना तो प्रतिबंधित किया जा सकता था ना, कि जो कोविड के दौरान लोगों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा था। जो कोविड का जो सेकंड फेज था वो तो बेहद खतरनाक था। व्यापार वाणिज्य करने के लिए भी कि भाई अफीम का व्यापार कारोबार नहीं कर सकते आप, इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये लोक हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। जैसे अभी कुछ दवाइयों के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो लोक हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर। इसके अलावा राज्य भी लगा सकता है, निर्बंधन राज्य द्वारा भी लगाया जा सकता है। केवल लोकहित में लगाया जाएगा। राज्य भी लगा सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच। जैसे कुछ राज्यों में शराबबंदी कर रखी गई है, तो लोकहित में लिया गया निर्णय है, तो ऐसा निर्बंधन लगाया जा सकता है, लोकहित के आधार पर लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर शर्त यह है कि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य विधानमंडल में पेश होगा। यानी अगर ऐसा विधेयक, ऐसा कानून बनाना है, तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति परमिशन देगा राज्यों को, यहाँ ठीक है तुम ऐसा कानून बना सकते हो, तभी राज्य व्यापार, वाणिज्य और समागम, आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला कोई विधेयक पेश कर सकता है, पारित करके कानून बना सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही राज्यों में कानून बनेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसा विधेयक पेश ही नहीं किया जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और बाकी ये आर्टिकल 301, तो व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, ये पार्ट 13 एक अलग पार्ट है। तो केवल 7 आर्टिकल्स का पार्ट है। एक आर्टिकल हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट है, ये संसद द्वारा निर्बंधन आर्टिकल 302 है, राज्य द्वारा निर्बंधन आर्टिकल 304 है। वो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रावधान इंपॉर्टेंट है वहां का। अब जो चर्चा हमें वित्तीय संबंधों के संबंध में करनी थी, वो चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। भाग 11 पूरा पढ़ लिया कल, भाग 12 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, भाग 13 के भी जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक पदाधिकारी है जिसको हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पदाधिकारी है, इसलिए उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और वो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वो इस भाग में नहीं है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। इसी को शॉर्ट फॉर्म में CAG कहते हैं। ये भाग 5 में दिया गया है CAG, आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 में दिया गया है। पार्ट 13 के बाद सीधे 5 पर पहुंच गए। 5 पढ़ चुके हैं, संघ का भाग है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। ये छोड़ दिया था हमने, क्योंकि हमने कहा जब आर्थिक उपबंध पढ़ेंगे हम लोग, आर्थिक प्रावधान पढ़ेंगे, तो आर्थिक प्रावधानों के साथ हम लोग इसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो अब हम लोग CAG के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे नियुक्ति की जाती है, क्या करता है CAG, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले नियुक्ति वगैरह समझ लेते हैं। राष्ट्रपति करता है,
सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 148 है, नियुक्ति पदमुक्ति सब आर्टिकल 148 में है राष्ट्रपति की, सॉरी सीएजी की। कोई योग्यता कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है कि किसे सीएजी बनाया जाएगा, लेकिन ये माना जाता है कि भाई जिसको वित्त का, लेखों का, लेखा परीक्षण का ज्ञान हो उसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन सामान्यतः कोई सीनियर आईएएस को इस पद पर बैठा दिया जाता है, इस पद पर नियुक्ति दे दी जाती है, तो कहीं कोई योग्यता लिखी नहीं है। कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रह सकता है। पद मुक्ति, कैसे पद से हटाया जाएगा, ये सारे प्रावधान सब आर्टिकल 148 में ही है। ये सारे पद मुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं जिन आधारों पर जिस तरीके से, ठीक उसी तरीके से सीएजी भी अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से सीएजी अपने पद से हटाया जाएगा। सीएजी का जो पद है वो इसलिए लाया गया है, मोटे तौर पर इसको समझिए, भी इसके कार्य पढ़ते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं। भारत सरकार साल भर में कुछ इनकम करती है, खर्चा करती है। राज्य की सरकार इसी तरीके से साल भर में कुछ इनकम करती है, खर्चा करती है। अब भारत सरकार और राज्य सरकारें जो इनकम कर रही हैं, जो खर्चा कर रही हैं, उस पर एक निगरानी भी तो होनी चाहिए, उस पर एक कंट्रोल भी तो होना चाहिए। ये इस बात की जांच भी तो होनी चाहिए कि जो कमाई की गई, जो खर्चा किया गया, वो कानून की सीमा में रहते हुए किया गया, एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार नहीं किया गया। तीसरी बात, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया गया। चौथी बात, पैसा जिस पर्पस के लिए था उसी पर्पस में लगाया गया, इत्यादि। ये जांच करना तो जरूरी है ना। जब भारत सरकार खर्चा कर रही है तो, राज्य सरकारें जब खर्चा कर रही हैं तो इस बात की जांच होना जरूरी है। बस सीएजी इसी पर्पस से बनाया गया है। वो इन्हीं सारी बातों की जांच पड़ताल करता है कि जो पैसा खर्च हुआ उसमें करप्शन तो नहीं हो गया, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। किसी ने कोयले में मुंह काला कर लिया, कोयला घोटाला। कोई सीमेंट घोल के पी ले गया, सीमेंट घोटाला। कोई कॉमनवेल्थ गेम में गेम खेल गया, कॉमनवेल्थ घोटाला। कोई हवा बेच गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। घोटाले ही घोटाले। और आज से नहीं, आज़ादी के तुरंत बाद से 1947 में आज़ादी मिली और हमने घोटाला करने में देर नहीं की, तुरंत किया। 47 में आज़ादी मिली, जैसे तैसे संभले और संभलते ही घोटाला कर दिया। 1948 में पहला घोटाला देश के नाम दर्ज हो गया, जीप घोटाला। ब्रिटेन से जीप खरीदी गई रक्षा, डिफेंस पर्पस से, और इतनी घटिया किस्म की जीपें खरीदी गई कि जब बंदरगाह पर उन जीपों को उतारा गया तो बंदरगाह से चल करके वो कुछ दूर भी जा पाने में सक्षम नहीं थी। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जीप ब्रिटेन की डैमेज हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ब्रिटेन ने उस जीप को डेंट पेंट कराया और भारत को भेज दिया कि ले जाओ। चले ना चले क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि गुलाम रहे हो तुम हमारे, उंगली उठा नहीं पाओगे। और तुम्हारे यहाँ भी उंगली अपनी अलग से उठाने वाले तुम्हारे यहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के बाद से ही घोटालों का दौर शुरू हो गया। ये जितने भी घोटाले हैं, ये सारे घोटाले हमें बताए किसने? चारा घोटाला, जानवरों का चारा ही खा गए। जो भोजन मिला है वो कम पड़ गया खाने के लिए, जानवरों का खाना खाना पड़ा, चारा घोटाला। तो जितने भी ये घोटाले हुए हैं, ये सारे के सारे घोटाले हमें किसने बताए हैं? इस प्राणी ने बताए हैं, इस सीएजी नाम के प्राणी ने बताए हैं। अगर ये सीएजी नामक प्राणी नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में सरकारों ने कितना घोटाला कर रखा है, कितना करप्शन कर रखा है। लेकिन सीएजी के कारण ही हमें ये सारी कमियां समय पर पता चल पाई हैं, हमें जानकारी मिल पाई है। तो ये पर्पस है सीएजी का कि जो सरकारी खर्च है, जो सरकारी इनकम है, उसमें उस पर वो बाद में जांच पड़ताल करे। खर्च होने के बाद, इनकम होने के बाद वो जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करके देखे कि सब कुछ नियम कानून के मुताबिक हो, नियम और कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए और सब कुछ ईमानदारी से किया जाए। ये निगरानी करने का काम सीएजी करता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमने किसी संस्था को ये जिम्मेदारी दी है और ये संस्था अगर सरकार के नियंत्रण में काम करने लगे तो क्या वो सरकार के घोटालों को उजागर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में काम कर रहा है। इसलिए सीएजी को संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है, जिससे कि वह इस प्रकार के सरकार की अनियमितताओं को, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उन सरकारों की अनियमितताओं को प्रकाश में ला सके, समय समय पर प्रकाश में ला सके। इसलिए सीएजी ने समय समय पर ऐसी अनियमितताओं को प्रकाश में लाया है। तो सीएजी की स्वतंत्रता के प्रावधान, लिखो, एक एक पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूं। सीएजी की स्वतंत्रता का प्रावधान, पहला लिखो, पदमुक्ति का तरीका, हटाने का तरीका बेहद कठोर है। हटाने का तरीका बेहद कठोर है, तो लिखो सीएजी की स्वतंत्रता का प्रावधान, यानी सीएजी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, इसका अर्थ यह है। तो पहला प्रावधान लिखो, पदमुक्ति का तरीका यानी पद से हटाने का तरीका कठोर है, पदमुक्ति का तरीका यानी कठोर तरीका। दूसरा लिखो सीएजी के वेतन, भत्ते और कार्यालयी खर्च, सीएजी के वेतन, भत्ते और कार्यालयी खर्च भारत की संचित निधि पर भारित हैं। भारत की संचित निधि पर भारित हैं। हमने आपको भारित व्यय बताया भी है, भारित व्ययों की लिस्ट हमने आपको कहा था पढ़ भी लेना, क्वेश्चन आते भेज भी दिया मैंने ग्रुप में, संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं।
तो भारित व्यय का अर्थ ये हुआ कि इन पर कमी नहीं की जा सकती, पद पर रहने के दौरान गिरावट नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती, अलाभकारी परिवर्तन सेवा शर्तों में नहीं हो सकते। तो वेतन भत्ते और कार्यालय खर्च संचित निधि पर भारित है। अगला पॉइंट लिखो, सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति प्रतिबंधित है, नियुक्ति प्रतिबंधित है। अगर ये यहां से रिटायर होगा तो सरकार के अधीन फिर कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकता। अगला पॉइंट लिखो, लेखा और लेखा परीक्षा सेवा के, लेखा और लेखा परीक्षा सेवा, अकाउंट और ऑडिट, लेखा और लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें, के अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति सीएजी की सिफारिश के बिना बदल नहीं सकता, राष्ट्रपति सीएजी की सिफारिश के बिना या सीएजी की राय के बिना बदल नहीं सकता। तो अगर सेवा शर्तें चेंज करनी है अकाउंट और ऑडिट सर्विसेज के अधिकारियों की, तो पहले प्रेसिडेंट को सीएजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और सीएजी से परमिशन लेने के बाद ही प्रेसिडेंट जो ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, उस ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जब तक सीएजी की राय नहीं ली जाएगी तब तक ऐसा कोई चेंज नहीं लाया जा सकता, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सीएजी को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक स्वतंत्र निकाय, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी की स्वतंत्रता को बनाए रखने के ये पर्याप्त प्रावधान कर दिए गए हैं, जिससे वो भारत सरकार या राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्त होकर के, फ्री होकर के अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। अब क्या कार्य करता है सीएजी का, कार्य क्या है, हम लोग कार्य की चर्चा कर लेते हैं। सीएजी का कार्य क्या है? पहला कार्य है इसका, कार्यों के लिए यह कहा गया है कि संसद कानून बना करके कार्य सौंपेगी। आर्टिकल 149 के अंतर्गत, अनुच्छेद 149 के अंतर्गत संसद विधि बनाकर कार्य सौंपेगी। आर्टिकल 150 कहता है कि लेखों का प्रारूप राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श से निर्धारित करेगा। ये दो बातें तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमने लिख दिया, ये दो बातें तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 149 कहता है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी और कानून बना करके तय करेगी। दूसरी बात कि जो लेखों का प्रारूप है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, और राष्ट्रपति हमेशा सीएजी के परामर्श से तय करता है। अब लेखे क्या होते हैं? देखो, जो आय और व्यय होता है, आय व्यय का हिसाब किताब या लेखा जोखा कहते हैं, इसको अकाउंट कहते हैं, लेखा कहते हैं या अकाउंट कहते हैं। आय व्यय का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आप भी अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखते हो, जितना पैसा मिला, जितना पैसा खर्च किया आपने, मकान का किराया दिया, पीजी का पैसा दिया, या तरह तरह की चीजें हैं। तो जहां जहां आप पैसा खर्च करते हो उन सारी बातों का आप हिसाब किताब रखते हो, लेखा जोखा रखते हो। ये जो आप हिसाब किताब रखते हो, ये जो आप लेखा जोखा रखते हो, इसी हिसाब किताब को अकाउंट कहते हैं, लेखा कहते हैं। और हिसाब किताब करना वो एक्टिविटी है, वो लेखांकन कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। जब हिसाब किताब रख दिया गया, लेखा जोखा रख दिया गया, यानी एक लेखा तैयार हो गया, एक अकाउंट तैयार हो गया, तो अब इस अकाउंट की जांच पड़ताल भी होती है। जैसे मान लो आपको पैसा मिला और 20 दिन में ही खर्च हो गया, अब बाकी 10 दिन आप क्या करोगे? क्योंकि पैसा तो आपने घर से लिया और 22 तारीख तक खत्म। तो आप सोचोगे कहाँ खर्चा कर दिया मैंने ज़्यादा, इसको तो देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे? आप तुरंत लिखते हो कि भाई इतना पैसा हमें मिला, अब इतना पैसा मिला तो हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया। जब आप पूरा खर्चा लिख डालते हो तो पूरा खर्चा लिखने के बाद आप देखते हो कि इसमें कहाँ ज़्यादा गड़बड़ हो गई। फिल्म देखने में इतना पैसा खर्च हो गया, नहीं देखेंगे अगली बार से, माइनस, ये फिजूल खर्ची हो गई। तो आप देखते हो कहाँ कहाँ हमने फिजूल खर्ची कर दी, कहाँ कहाँ हमने आवश्यकता से अधिक पैसा खर्च कर दिया, और उस फिजूल खर्ची को कम करके फिर अगले महीने का अपना बजट सुधार लेते हो। अपने महीने का आपका जो अगले महीने का आपका बजट होता है वो सुधर जाता है। तो ऐसे ही सरकारों का भी हिसाब किताब का जांच करना चाहिए। तो आय व्यय का जो हिसाब किताब है वो लेखा कहलाता है, और लेखों की जो जांच पड़ताल है, लेखों की जांच पड़ताल को लेखा परीक्षण कहते हैं, लेखों का परीक्षण या संपरीक्षा भी कहते हैं। हिंदी में कई शब्द मिल जाते हैं, ऑडिट कहते हैं, इंग्लिश में ऑडिट कहते हैं। तो जो लेखों की जांच पड़ताल होती है, लेखों की जांच पड़ताल ऑडिट कहलाती है, और जो आय व्यय का हिसाब किताब रखा जाता है उसको अकाउंट कहते हैं। तो अब सीएजी क्या करता है? राज्य सरकारों का लेखांकन करना। सीएजी राज्य सरकारों का लेखांकन करता है। इसके लिए हर राज्य में सीएजी का ऑफिस होता है। आप जिस राज्य से आते हैं वहां एक अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस होगा, एजी ऑफिस होगा, तो वो सीएजी के अधीन ही काम करता है। तो राज्य सरकारों का लेखांकन करता है, लेकिन केवल राज्य सरकारों का, भारत सरकार का नहीं। भारत सरकार के लेखांकन के दायित्व से इसे 1976 से मुक्त कर दिया गया है। क्यों? उसके पीछे टेक्निकल रीजन है, उतनी गहराई में आपको नहीं ले जाऊंगा।
तो और भारत सरकार का ये लेखांकन नहीं करता, तो भारत सरकार का लेखांकन कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन स्वयं विभाग करते हैं, स्वयं विभाग करते हैं। लेकिन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों का लेखा परीक्षण करता है, ऑडिट करता है सबका, क्योंकि महालेखा परीक्षक है ना, महालेखा परीक्षक है, इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों का ऑडिट करेगा, ऑडिट दोनों का करेगा, लेकिन अकाउंटिंग केवल राज्य सरकार की करेगा। निगमों का लेखा परीक्षण, अगर कोई निगम बनाए गए हैं और उनका ऑडिट करने के लिए कहा गया है, तो फिर निगमों का लेखा, निगम संसद के कानून से बनते हैं, कारपोरेशन निगम संसद के कानून से बनेंगे। भंडार गृह, सरकार के भंडार गृह होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, भंडार गृहों का लेखा परीक्षण ये करता है। सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अभी जिसके साथ समझौता हुआ यूएई का, यूएई के सुल्तान आए हैं ना, अल नहयान, तो भारत की जो कुछ सरकारी कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन सब के साथ यूएई की कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। तो सरकारी कंपनियां हैं जिनको कंपनी कानून के तहत सरकार बनाती है, उसको सरकारी कंपनी कहते हैं। तो सरकारी कंपनियों का पूरक लेखा परीक्षण नहीं करता। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनियों को अपना ऑडिट खुद कराना होता है। उस ऑडिट के लिए वो तमाम ऑडिट फर्म होती हैं, प्राइवेट, उन ऑडिट फर्म को अपने साथ एसोसिएट करती हैं, वो ऑडिट करते हैं। लेकिन अगर उस ऑडिट रिपोर्ट में कहीं कुछ गड़बड़ नजर आती है, तो सरकार कह सकती है, तो सीएजी से कहा जा सकता है कि भाई इस कंपनी का सप्लीमेंट्री ऑडिट करा लिया जाए, यानी ऑडिट के बाद ऑडिट कर लिया जाएगा। तो सप्लीमेंट्री ऑडिट हो जाता है। संघ एवं राज्य की शुद्ध आय, नेट इनकम को प्रमाणित करना, अभी लिखा था हम लोगों ने, इत्यादि, ये प्रमुख कार्य हैं जो हम लोगों ने लिख लिए सीएजी के। इस तरीके से सीएजी ये भूमिका, ये जिम्मेदारियां निभाता है, ये कार्य करता है। मोटे तौर पर ऑडिट करने वाली संस्था है, जांच पड़ताल करने वाली संस्था है, जिससे घोटालों आदि के बारे में या भ्रष्टाचार के मामलों को, अनियमितताओं के मामलों को प्रकट किया जा सके। भूमिका इसकी, रोल, एक नियंत्रक के रूप में, दो पद है ना, दूसरा महालेखा परीक्षक के रूप में। जो भारत का सीएजी है वो नियंत्रक के रूप में कोई भूमिका नहीं है, नाम है बस नियंत्रक। नियंत्रक केवल नाम है, इसका कोई काम नहीं है नियंत्रक के रूप में। नाम क्यों है? नाम इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन में नाम था, ब्रिटेन में ये नियंत्रक के रूप में काम करता है, ब्रिटेन में नियंत्रक के रूप में काम करता है, इसलिए ब्रिटेन से हमने ये नाम एज इट इज बिना सोचे समझे ले लिया, ब्रिटेन से हमने ये नाम बिना सोचे समझे ले लिया। लेकिन भारत में ये नियंत्रक के रूप में कोई कार्य नहीं करता, ब्रिटेन में ये नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। कैसे नियंत्रक के रूप में कार्य करता है? ब्रिटेन में जो राजकोष है, जैसे हमारे यहाँ संचित निधि है, वैसे ब्रिटेन में राजा का कोष है, क्योंकि वहां तो राजा है, तो वहां राजकोष है, राजा का कोष है, ट्रेजरी है। तो ब्रिटेन में जो राजकोष है, राजकोष से धन की निकासी पर नियंत्रण होता है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में, वहां के राजकोष में कोई पैसा तभी जमा होगा और कोई पैसा तभी निकलेगा जब सीएजी उस पर अपने सिग्नेचर करेगा। सीएजी की सिग्नेचर के बिना, सीएजी की अनुमति के बिना ब्रिटेन के राजकोष से न तो ₹1 निकाला जा सकता है, न उसमें ₹1 जमा किया जा सकता है। तो ब्रिटेन में वो नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। हमने ये पदनाम भारत में अपना लिया, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा कोई कार्य नहीं करता, भारत में ऐसा कोई कार्य नहीं करता, नियंत्रक के रूप में भारत की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ सवाल ये उठेगा कि भाई भारत में किसके हस्ताक्षर से संचित निधि में पैसा जाता है और किसके हस्ताक्षर से निकलता है? तो ये कार्य भारत में वित्त मंत्रालय करता है। यही नोट में लिख लेना, भारत में यह कार्य वित्त मंत्रालय करता है। यही नोट लिख लो, नोट में लिख लो, भारत में यह कार्य वित्त मंत्रालय करता है, भारत में यह कार्य वित्त मंत्रालय करता है। अब महालेखा परीक्षक के रूप में वो भारत में काम करता है। सारा रोल उसे महालेखा परीक्षक के रूप में दिया गया है कि वह भारत सरकार और राज्य सरकारों के आय व्यय की जांच पड़ताल करता है। विगत वर्षों में सीएजी ने अच्छी भूमिका निभाई है, थोड़ी कमियां रही हैं। कमियां यह है कि भाई ब्रिटिशकालीन, हमने बताया ब्रिटेन ने नाम दे दिया, हमने अपना लिया, जबकि नियंत्रक जैसा कोई काम है नहीं। तो ब्रिटिशकालीन कुछ लक्षण आज भी सीएजी में कार्यालय में दिखलाई पड़ते हैं, कामकाज करने के तौर तरीकों में ब्रिटिशकालीन लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। एक तो कमी यह है, उसको बदलना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि सीएजी जब ऑडिट करता है तो ऑडिट करने के लिए उसे नए नए साधन दिए जाते हैं। जैसे अनियमितता की जांच करनी है तो विधिक ऑडिट, उसको लीगल ऑडिट कहते हैं। मितव्ययता और कार्यकुशलता की जांच करनी है, फिजूल खर्ची की जांच करनी है, तो उसको औचित्य की लेखा परीक्षा कहते हैं। जो परियोजना लागू की गई है उस परियोजना को जा करके जांच करता है कि भाई इसमें सही मटेरियल लगाया गया, सही समय में पूरा हुआ या नहीं, तो उसको परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं, निष्पादन लेखा परीक्षण कहते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑडिट के अलग अलग नाम होते हैं, उतनी गहराई में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वो डिस्कशन फिर और टेक्निकल होता जाएगा। लेकिन लेखा परीक्षण की ये सब तकनीकें हैं। सीएजी को सभी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध नहीं है। जैसे एक सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, जब गवर्नेंस पढ़ाएंगे आपको तब वहां पर पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। सोशल ऑडिट का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको सामाजिक लेखा परीक्षण कहते हैं, वो हमारे सीएजी को जरूर यूज करना चाहिए। सोशल ऑडिट होता क्या है? सोशल ऑडिट में मान लो जैसे सीएजी कोई मामले की जांच कर रहा है, तो जांच करने में वो लाभार्थियों से पूछेगा, जैसे रिपोर्ट में दिखा दिया गया कि भाई इतने आवास बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और इतने लोगों को मिल गए, लेकिन अब इस बात का प्रमाण भी तो चाहिए, और जिनको मिले उनको पता भी तो, उनसे बात भी तो करें कि भाई ठीक तरीके से बनकर मिला कि नहीं मिला। तो जाए देखें ग्राउंड लेवल पर, हाँ भाई आवास बना है, मिल गया, जिसको मिला उससे पूछे कि इधर आओ,
तुम्ही को मिला या तुमने कहीं रिश्वत देकर के तो नहीं खरीदा? तुमको रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी? रिश्वत देनी पड़ी तो किसको दिया, कितना दिया, कब दिया, तमाम बातें। और जो मकान मिला है संतुष्ट हो, पता चला अपने घर में कील लगा रहे हो और पड़ोसी आके खड़ा हो गया, अरे क्या कर रहे हो, मेरी दीवार पर टीवी टंगी है, घड़ी टंगी है, गिर जाएगी। तो इतनी कमजोर दीवार तो नहीं बना के दे दी है। पहले सरकारी निर्माण ऐसे ही होता था, अब तो थोड़ा सुधर गया है, थोड़ा सुधर गया है। पहले 80-90 के दशक में ऐसे ही बन के मिलता था, ये हकीकत है कि आपने आपने अपने दीवार पर जोर से हथौड़ी पीटी तो पड़ोसी आके खड़ा हो गया, अरे क्या कर रहे हो, टीवी लगी दीवार पर गिर जाएगी। इतने कमजोर कंस्ट्रक्शन करके दिया करते थे, जो सरकारी मकान बना कर दिया करते थे। उसी का एक नमूना यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, यहीं मुखर्जी नगर में। उसको गिराने का ऑर्डर आ चुका है, 10 साल पुराना है। उसको सिग्नेचर अपार्टमेंट कहते हैं। उसको गिराने का आदेश आ चुका है। कुछ तकनीकी कारणों से लोगों की जिद से भी गिरा नहीं है, लेकिन गिर जाएगा, क्योंकि IIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है बिल्डिंग 10 साल में, इसलिए इसको गिरा दिया जाए लोगों की सुरक्षा के लिए। तो सोशल ऑडिट इन सारी बातों की जांच करेगा, इन सारे पहलुओं की जांच करेगा। तो ऐसे कुछ नए पहलू देने बाकी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी CAG ने बेहतर भूमिका निभाई है और CAG ने अति सक्रियता का, CAG एक्टिविज्म का परिचय दिया है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे CAG ने CAG सक्रियतावाद का परिचय दिया है। CAG सक्रियतावाद क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे CAG ने जब जिम्मेदारी निभानी शुरू की तो तरीका यह है कि CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा, संसद लोक लेखा समिति को भेजेगी, लोक लेखा समिति हमने पढ़ा है 5-6 साल लगी। तो कोई घोटाला जानने में हमको 6 साल लगेंगे कि 6 साल पहले ये घोटाला हुआ था। तो CAG ने CAG एक्टिविज्म का परिचय दिया है और इस चैनल, वो चैनल अपना चल रहा है, लेकिन इस चैनल के बजाय जैसे अनियमितता उसके संज्ञान में आई उसने तुरंत प्रकट कर दिया, तुरंत बता दिया, तो लोगों को जानकारी पहले मिल गई। तो लिखो, समीक्षा लिख लो, थोड़ी सी इसकी भूमिका की समीक्षा लिख लो। लिखो, CAG के कार्यालय में ब्रिटिशकालीन लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। CAG के कार्यालय में या कार्यप्रणाली में ब्रिटिशकालीन लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, ब्रिटिशकालीन लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। और CAG सामाजिक लेखा परीक्षण जैसे आधुनिक तरीकों का प्रयोग भी नहीं करता है। CAG सामाजिक लेखा परीक्षण जैसे आधुनिक तरीकों का प्रयोग भी नहीं करता है। सामाजिक लेखा परीक्षण विस्तार से लिखाएंगे जब गवर्नेंस पढ़ेंगे। सामाजिक लेखा परीक्षण जैसे आधुनिक तरीकों का प्रयोग भी नहीं करता है। पैरा चेंज करके लिखो। इसके बावजूद भी CAG ने विगत वर्षों में भारतीय वित्त पर नियंत्रण रखने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। इसीलिए इसे भारतीय वित्त का रखवाला कहा जाता है, भारतीय वित्त का रखवाला, वॉचडॉग कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी थी। पैरा चेंज करके लिखो। विगत वर्षों में CAG ने यदा कदा कभी कभी CAG सक्रियतावाद, CAG एक्टिविज्म का परिचय दिया है। विगत वर्षों में CAG ने यदा कदा कभी कभी CAG सक्रियतावाद, CAG एक्टिविज्म का परिचय दिया है और वित्तीय अनियमितताओं को सार्वजनिक करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। सार्वजनिक करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। अब इसके बाद फिर रिपोर्ट, आर्टिकल 151 के अंतर्गत ये अपनी रिपोर्ट देता है संघ के संबंध में और राज्य के संबंध में, क्योंकि दोनों का ऑडिट करता है ना, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का ऑडिट करता है। तो संघ के संबंध में ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राज्यों के संबंध में ये अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को देगा, यानी हर राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा, संबंधित राज्यपाल को देगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लोक लेखा समिति को सौंप देते हैं। लोक लेखा समिति ही फाइनली जांच पड़ताल करती है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। लोक लेखा समिति के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये CAG के बारे में हो गया। अब संघ राज्य संबंधों में विवाद भी उत्पन्न हुए हैं, उनका समाधान और फिर क्वेश्चन आंसर। तो आज का समय चूंकि खत्म हो रहा है, इसलिए इस यूनिट को यहीं रोकते हैं और कल से 2-4 दिनों के लिए क्लासेस मुझे लगता है ऑफ रहेंगी, क्योंकि हम लोग आप लोगों से मिलने आप लोगों के शहर आ रहे हैं। हम लोगों की जो पूरी टीम है टीचर्स की, हिंदी मीडियम की फैकल्टी की जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम आप लोगों से प्रयागराज, पटना, लखनऊ, इन शहरों में मिलने आ रहे हैं। तो अगर आप इस शहर में रह रहे हैं, उसे मिलने जुलने में इन्वॉल्व रहेंगे उस समय, तो फिर अपनी तैयारी रिवीजन करो।